बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बिलाखिर तहरीक लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। और ये मुआहदा किसने करवाया है? इमरान खान जो ज़ाहिर हुकूमत के सरबराह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहाँ खड़े हैं? उनके हाक्स जो 10-12 दिन से जिन्होंने शोर मचाया हुआ था, ये दहशतगर्द हैं, फॉरेन फंडिंग है, रोक देंगे, कुचल देंगे, वो अब कहाँ हैं? और शेख रशीद साहब को सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक दफ़ा फिर जानें बुलाई हैं। वो पहले 2-3 दफ़ा जो है उनके साथ जो हुआ है वो तो उन्होंने दिल पे नहीं लिया, सुना कि इस दफ़ा वो दिल पे ले गए हैं ये बात, और वो नाराज़ हो गए हैं, बल्कि पंजाबी के अंदर रुस गए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब पता नहीं मनाते हैं कि नहीं मनाते। इसके पीछे असल किरदार किन का है ये मुआहदा करवाने में? कल आपको याद होगा अपने वीलाग में ये मैंने कहा था आखिर पे कि जो इनके वज़ीर मजहबी अमूर हैं PTI के, उन्होंने ये फरमाया था कि 12 रुकनी कमेटी बन गई है। मैंने कहा चलो देखें क्या करते हैं, लेकिन जो मामले को तय करवा सकते हैं वो तो इमरान खान के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, और वो थे मुफ्ती मुनीबर रहमान और जो कादरी साहब हैं, बशीर फ़रूक कादरी साहब। इस तरह के कुछ लोग जो हैं वो इस मामले को सेटल करवा सकते हैं। ये बाकी उलमा मशाइख जो वज़ीर-ए-आज़म से मिले थे ये अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हतमी या आप कह लें कि उसमें ज़ामन के तौर पे उस तरह किरदार अदा नहीं कर सकते जिस तरह जो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं वो अदा कर सकते हैं अपना किरदार। और फिर जो मुआहदा हुआ है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें हुकूमत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे वज़ीर ख़ारजा अली मोहम्मद ख़ान साहब, और स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के असद कैसर साहब वो थे, और उलमा की तरफ से या तहरीक लब्बैक या दूसरे जो फ़रीक सानी आप कह लें, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब थे, मौलाना मोहम्मद बशीर फ़रूक कादरी साहब जो हैं वो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट वाले जिसके वो सरबराह हैं, और फिर मुफ्ती ग़ुलाम अब्बास फैज़ी साहब, और फिर वो उन्होंने बताया मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने। मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब जब वो हलाल कमेटी के चेयरमैन थे ना, उस वक्त भी ये आते थे। पहले तो वो 25-30 जो रोते हलाल कमेटी के अरकान होते हैं उनका शुक्रिया अदा करते करते फिर वो आते थे चांद पे। फिर वो बाज़-औक़ात मतलब बरलूद होता था तो वो चांद जो है उसका ऐलान होते होते वो आधी रात हो जाती थी, कभी चांद नज़र आता था कभी नहीं आता था। इसी तरह का मामला उन्होंने इधर किया है कि जनाब GT रोड पे मतलब बरलूद है, वो चांद देख रहे हैं, यानी वो चांद तो देख लिया, पता चल गया है। वो उस वक्त जब ऐलान करते होते थे ना, वो अभी वो ऐलान शुरू होता था, क्योंकि वहाँ जो साफ़ी मौजूद होते थे उनको तो पहले ख़बर मिल जाती थी कि जनाब चांद नज़र आ गया या नहीं नज़र आ गया। वो ब्रेकिंग न्यूज़ पहले चल जाती थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ चल चुल के वो मामला आगे भी निकल गया होता था। अब भी इन्होंने कहा कि ना उसके जो मंदरजात हैं ना वो हम मुनासिब वक़्त पर सामने लाएंगे, लेकिन वो मंदरजात जो हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से सामने आ गए। मसलन उसमें यह है कि जनाब वो धरना ख़त्म करेंगे या कम से कम सड़कें खोलेंगे, और फिर ये गिरफ़्तार लोग जो हैं उनको छोड़ेंगे, दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो अदालतों के ज़रिए हल करेंगे, और हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करेगी इनको, और जो रहनुमा हैं नज़रबंद उनकी नज़रबंदियाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन जो मुकदमात हैं वो अदालतों के ज़रिए ही वो किसी तरफ उनका चलेगा। ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं, और कहते हैं कि 620 के करीब कोई FIRs हैं। ये सारा मामला है, और एक स्टीयरिंग कमेटी जो है वो बना दी गई है। स्टीयरिंग कमेटी का जो सरबराह है वो अली मोहम्मद ख़ान साहब को बनाया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ही थे, और फिर वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत, और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब के होम सेक्रेटरी जो हैं वो उसके मेंबर होंगे। फिर मुफ्ती ग़ुलाम गौस बगदादी साहब जो हैं, और इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से ये उस स्टीयरिंग कमेटी में होंगे। स्टीयरिंग कमेटी वो उस जो तय हुए हैं मामलात उन पे आज से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया है, और उसको वो तेज़ी के साथ वो 2-4 दिन में ये सारे मामलात जो हैं ये इसके नताइज वो कहते हैं
सामने आना शुरू हो जाएंगे। वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना, इसका भी लोग मुख्तलिफ हवालों से वो उससे रूहानियत से तलक जोड़ते हैं कि जनाब पहले कहा गया 11:15 बजे, फिर कहा गया जनाब 3:15 बजे, और यानी सवाया 7 लगाया गया, फिर 2:45 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये जो मैं जिसका जिक्र किया है शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर उलमा और वज़ीर और असद कैसर साहब वाला, तो वो कहते हैं जी वो जो सवा होता है ना, सवाया, ये बड़ा अहम एक होता है जनाब के 32:15, 11:15, सवा इतने की न्याज नज़र वगैरह, और फिर वो पौना जो है उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन सवा का मैंने बड़ा सुना हुआ है कि सवा रुपए दा जनाब श्रीनी वंडांगे तो सवा रुपए दा इंज करांगे, और 125 रुपये और 32 रुपये। वो किसी दौर में जो न्यूंदरा शिंदरा डालते थे वो भी सवाया में होता था कि इतने सवा और इतना, वो कहते हैं कि नेक शगुन होता है। बहरहाल उसका इसके साथ क्या ताल्लुक, लेकिन किसी का मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता, जो भी होता है। तो अब इसमें जो अहम किरदार है वो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस तस्वीर में जनाब एक तो खड़े हुए हैं अकील करीम डिडी साहब जो सनतकार हैं बड़े, और फिर आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब खड़े हुए हैं, फिर वो मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक कादरी साहब जो हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, सरपरस्त आला व चेयरमैन सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, और फिर मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब। जिस वक्त वज़ीर आज़म के साथ उलमा कराम की मुलाकात हो रही थी, उलमा व मशाइख की, सरवत एजाज कादरी और हामिद रज़ा और दीगर बड़े बड़े उसमें उलमा जो अहले सुन्नत के हैं वो शामिल थे, तो उसी वक्त एक और मुलाकात हो रही थी, और वो मुलाकात हो रही थी ये जो मैंने जिक्र किया, जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। तो वो जनाब फिर उस मुलाकात के बाद आपने देखा होगा कि कुछ सीनियर फ़ौजी अफसरान जो हैं वो उन शहदा के घर गए हैं, पुलिस वाले जो 4 हैं, और फिर DGISPR ने बाकायदा तस्वीर जारी की हैं, प्रेस रिलीज जारी की है, और उन्हें ये भी कहा गया माली इमदाद भी उन शहदा को, पुलिस वालों को फराहम की है। इन 2 वाक़यात से ये पता चलता है जो मैंने जिक्र किया पहले कि इमरान खान कितने ने, तो मामला तो फिर ये एक वाज़े पैगाम दे दिया गया, फ़ौज ने एक तरह से बता दिया कि इन मामला को टैकल करना, संभालना, ऐसे मामलात जो इमरान खान और उनके जो हाक्स हैं उनके बस का रोग नहीं है। फवाद चौधरी साहब तो जल्दी पर तेल डाल रहे थे मुसलसल, और शेख रशीद साहब जो है वो बीच में फंसे हुए थे, सैंडविच बने हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि गेट नंबर 4 वालों की पॉलिसी लेनी है या फिर उनकी तरफ जाना है। खान साहब जो बनी गाला से हदायत उन्हें जारी हो रही हैं, वो कह रहे थे हमने बंदूक नहीं चलानी, गोली नहीं चलानी, अपने बंदों पे कैसे गोली चलाएं, अगर फ़ौज गोली चलाएगी तो रियासत कैसे संभालेगी, मामला नहीं संभाले जाएंगे, खान साहब जान दो। लेकिन वो फ़ारूक अपना जो आपके फवाद चौधरी साहब हैं उनकी बातों से ऐसे लगता था जनाब जेल में पोलते, पता नहीं उन्होंने की कर देना, वो जनाब वो बैठ गए हैं बंदूकें तान के, और ये हो गया वो है, तो पता नहीं गोलियां जो हैं वो भून देंगे या क्या कर देंगे, इस तरह की अजीबो गरीब। और मुफ्ती मुनीबर रहमान जैसा एक जो ठंडे मिजाज का आदमी, धीमे मिजाज के आदमी है, उन्हें मैंने अपने कानों से सुना है फवाद चौधरी साहब के बयानात के हवाले से। उन्होंने कहा कि मुंह तो बवासीर हुई है, ये बड़ी तल्ख बात है। उनके मिजाज और ओहदे के हवाले से मैं समझता हूँ ये तल्ख तरीन बात मैंने आज तक मैंने उनके मुंह से किसी के बारे में सुनी है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो, लेकिन वो माहदा जो हुआ है वो कुछ इतलात ऐसी हैं कि रावलपिंडी में ये हुआ है मुज़ाकरात वगैरह, और ये इस्लामाबाद का तो ऐसा इसके साथ है, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब के नज़र ही नहीं आए, वो गुमशुम हो गए। उनके बारे में पता ये चला है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ मीटिंग में जब सारे बैठे हुए थे, वज़ीर वज़ूर दूसरे भी, तो शेख रशीद साहब फिर यही इंकसारी और आजिज़ी के साथ फरमा रहे थे, जनाब ये तुसी जरा ना
कम, जैसे मैंने कहा था कि वो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने रोको, गर्म कम होंदा ठीक नहीं होंदा वगैरह वगैरह। तो खान साहब ने शेख रशीद साहब को फिर एक दफ़ा डांट पलाई, उन्होंने कहा तू बह जा यार, और फिर ये भी कहा कि ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तू साइड से हो जा। ये बात खान साहब ने फरमाई है शेख रशीद साहब को, जिसके बाद कहते हैं कि शेख रशीद साहब रुस गए ने। उन्होंने रोसा पता नहीं कितनी देर तक चलता, लेकिन वो नाराज़ होके वो पता नहीं जो मिनिस्टर इनके लिए पता नहीं क्या वहाँ जाके वो बैठ गए हुए हैं सरदस्त, और फिर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनका मुस्तकबिल क्या है, आगे जाके वो कंटिन्यू करते हैं। यार इन्हों की वैसे इकतदार चाहने तो पहलों भी जी झड़मा तुसीं देखिया ही हैं, किस हद तक एक दूसरे की बेइज्जती करते गुरदे होंगे से इमरान खान ते शेख रशीद साहब। बहरहाल ये वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता, मैं समझता हूँ कि अपने वज़ीर दाखिला को इस तरह वो डिग्रेड करे या बेइज्जत करें या जलील करें। अब वैसे खान साहब को समझ आने लग गई है कि धरनों से तो बड़ा नुकसान हो जाता है जनाब, पता नहीं कितने अरब रुपए डेली और कितने अरब रुपए अब तक जो हैं वो हो चुके हैं। इनके जो तर्जमान हैं वजारत ख़जाना के, उनका मैं बयान पढ़ रहा था कि जनाब ये जो है ना 85 अरब रुपए की ये कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल होने से 85 अरब रुपए रोज़ाना जो है वो मुतासर होती हैं सरगर्मियाँ और मालशाल। 10 अरब रुपए का टैक्स जो है, और शोबे खदमात 42 अरब, और तजारती सरगर्मियाँ 28 अरब, सनती शोबा 13 अरब और वगैरह वगैरह, इस तरह की वो बातें कहते हैं। ख़ुद 126 दिन धरना दिया था। और पंजाब हुकूमत के जो तर्जमान हैं वो फरमा रहे हैं, वो एहसान खान साहब वो ब्यूरोक्रेट थे साबिक कोई, तो वो कहते हैं कि 35 अरब का जो है वो नुकसान जो है वो हो चुका है। एहसान खाबर साहब का ये कहना है कि वो 126 दिन तेरा नुकसान हो भी गिन के देखो ना कितना बंदा, चीनी सदर का पाकिस्तान का दौरा ख़त्म, पूरा निज़ाम ज़िंदगी इस्लामाबाद का मफलूज, वो 126, और ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं 126 दिन का धरना कोई देकर दिखाए। अपनी चीखें जो है वो 11 दिन में निकल गई हैं। ये मेरे ख्याल 19 अक्टूबर से मामला चला हुआ है और 31 तक ये मामला गया है। और फिर ये जो बात मैंने की थी एक व्लॉग में, कल मैंने मेरे ख्याल एक व्लॉग में ये बात की थी कि जनाब इसका एक बेहतरीन हल ये भी है इनको ठंडा करने के लिए कि साद रिजवी साहब जो हैं उनको उनके घर में नज़रबंद करके वहाँ मामला, ये मेरी इतला के मुताबिक ऐसी तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर आई है। और MI से ये सिक्योरिटी के हवाले से, ये मैं बता दूं ISI से नहीं, MI से ये रिपोर्ट मांगी गई कि ना पता करें क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी वगैरह। तो वो उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है कि नहीं घर में मुनासिब नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इशू बन जाएगा। हालांकि ये जो घरों में नज़रबंद होते हैं बाहमी रजामंदी के साथ, तो वहाँ वो ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि नहीं भागे भूगे कि नहीं, वो कोई गैप थोड़ा हो जाना, उन्होंने वो दहशत गर्द थोड़ा है जैसे फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे, वो तो बात ही नहीं है। तो बहरहाल हो सकता है किसी रेस्ट हाउस में उन्हें कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि अभी तफसीलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये पता चला है कि रिपोर्ट ऐसी ज़रूर, या ये मामला ज़ेरे गौर ज़रूर आया है कि साद रिजवी साहब को, यार ये एक बाइज्जत तरीका होता है। ये जो जेलों में बैरकों में बंद करने वाली बात है ना, ये तो दहशत गर्दों का होता है। मैंने ऐसे भी उलमा कराम माजी में मुशर्रफ दौर में जब वो बंद किए जाते थे, तो जो रिव्यू बोर्ड है हाई कोर्ट का, वो मैंने देखा है कि उन्होंने बाकायदा हुक्म जारी किए कि उनको माहाना ख़र्चा जो है जितनी देर तक वो नज़रबंद है उनके घरों को माहाना ख़र्चा दिया जाए। उनका घर कैसे चलना है? अगर बंदे को घर के सरबराह को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया है, ये कानून है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कानून है कि नज़रबंद जो शख्स है उसके घर वाले जो हैं वो ख़र्चा मांग सकते हैं। ये हुकूमत पाबंद होती है कि उनको ख़र्चा दे। यहाँ तो इन्होंने वो कहते पंजाबी नहीं पाई हुई है, वो फड़ के उन्होंने अंदर किया है। कईयों तो बेचारियों जोड़े छोटे कारकुन ने उनको तो बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। बल्कि तशद्दुद की बात जो है वो उस हद तक मैं नहीं करूँगा, लेकिन तशद्दुद
कोई जहनी तशद्दुद भी तो होता है ना, कोई ये तो नहीं कि जुतियाँ ही मारनी है या कोई डंडे ही मारने हैं, तो उन्हें तशद्दुद कहना, तशद्दुद दे कुछ और भी तरीके होते हैं। बहरहाल ये जो आपके एक हसास अदारे ने ब्रीफिंग दी, उससे तो बिल्कुल मामला उल्ट हो गया। मैंने ये कहा था कि वो जो ब्रीफिंग थी वो बनी गाला वालों के कहने के मुताबिक या उनकी सोच के मुताबिक एक थी, लेकिन असल जो काम किया है वो किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल कमर जवेद बाजवा ने, उन्होंने ही। और ये साबित हो गया है कि ये नैलो की हुकूमत है, ये फौज के बगैर ये टके दे नहीं है, टके दे, ये मैं बता रहा हूँ, टके दे। देखने ये मामला जो 12 अप्रैल से चला हुआ है, साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के वक्त से, तो ये उस पर कुछ कर ही नहीं सके अभी तक। इनको पता था कि जनाब ये जुलूस होने हैं, धरने होने हैं, ना साद रिजवी साहब से कोई, उनको तो ये उनके साथ तो मिसबिहेव या कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा बेचारों के साथ। वो उनको रिव्यू बोर्ड कहता था जनाब छोड़ दें, ये एक और नज़रबंदी ले है। वो हाई कोर्ट ने कहा रिट दरखास्त में छोड़ दें, ये हकायक छिपाकर चले गए वफाकी रिव्यू बोर्ड में कि जनाब क्योंकि इसमें दहशतगर्दी की दफात भी हमने उसके तहत भी नज़रबंद कर दिया वगैरह वगैरह। ये जो मैंने बात की ना अकील करीम डीडी साहब जो लेके गए हैं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और बशीर फ़रूक कादरी साहब को, तो एक तो उनके मुंह से चलते चलते ये बात निकल गई है मुनीब रहमान साहब के कि ये जो इस तंजीम को दहशतगर्द करार दिया गया है एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत। मैंने कभी इसको कलंदम की बात नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि जब तक इलेक्शन कमीशन में इसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं होती इसको कलंदम नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये उसको कलंदम कहते रहे, रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं था। बहरहाल वो वाला जो है जो इसको शेड्यूल 4 है, पता नहीं कौन है, उसमें डाला हुआ है, वो वाला भी वो कहते हैं जनाब ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक बड़ी मैं समझता हूँ अचीवमेंट होगी। और हाँ, एक बात कि ये जो रोज़ाना ये एक एतराज़ है लोगों का, हुकूमत का भी, कि ये जो हर दूसरे दिन हर छोटी सी बात पे जुलूस और धरना, आइंदा इज्तनाब करेंगे इस बात से। और इसमें सुना है कि ज़ामन के तौर पे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो हैं उन्होंने दस्तखत किए हैं, और फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब और आपके शाह महमूद कुरैशी साहब, इनके कुछ दस्तखत हैं उस पर, और असद कैसर साहब के भी शायद हों। तो ये पता चला है कि ये है। और जो दूसरे हैं ना मौलाना बशीर फ़रूक कादरी साहब, उनका एक क्लिप जो है वो किसी ने बात की है फ़ोन के साथ, तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है मुस्बत वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं उनका है। और वो कहते हैं कि 100% किरदार जो है ये माहदा करवाने में, वो 100% का लफ्ज़ बोला है उन्होंने, 100% किरदार जो है वो जनरल कमर जवेद बाजवा का है। उन्होंने बहुत साथ दिया और उनके साथ की बरकतों के बायस ये माहदा जो है अमन के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए ये माहदा हुआ है। इसका जो सादा सा मतलब ये निकलता है कि हुकूमत जो है वो इस मामले को टैकल करने में, जैसे कल मैंने कहा था कि एक्सपोज हो गए ने कि किसी जोगे भी नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं खान साहब। उनकी जो पॉलिसी है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। उनके जो हाक से छिकरे जो हैं वो जो फरमा रहे थे, जिनके बारे में मुनीब रहमान साहब ने कहा कि मुंह बवासीर हुई है, और वो लिस्टें बना रहे थे कि सहाफ़ियों चुक लो जेड़े हक सच की गल करते हैं, जेड़े कहते हैं जनाब मुज़ाकरात करो, अमन की गल करो, मियां दाऊद चुक लो, फलां चुक लो, फलां चुक लो, इस तरह की वो बातें जो हैं वो अब कहाँ गई वो बातें, कहाँ गई वो धमकियाँ, कहाँ गए वो दहशतगर्द, कहाँ गई वो फॉरेन फंडिंग, कहाँ गए वो बाहर से आने वाले व्हाट्सएप। यार ये पहले ही उस हद तक हुकूमत का ये काम नहीं होता कि वो उस हद तक जाए
कि यहाँ से वापसी जो है वो शर्मिंदगी का बायस बने। अब वो जो एक हसास अदारे की ब्रीफिंग है उस पर भी जो है वो मैंने तो कल ही कह दिया था जनाब वो कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और लबो लहजों को समझने वाले लोग हैं दिल की गल नहीं दस रहे थे उन्होंने, और बस एवं हुकूमत के कहने तो उन्होंने कर देता जो भी करना सी। और अब यही हुआ कि उन्होंने बता दिया कि जनाब फिर देख रहे वो मैंने ब्रिगेडियर वो जो बात की है कि आर्मी के अफसरान शोहदा के पास वो गए हैं और पैसे भी कोई माली मदद भी उनके हाथों हुई है पुलिस के शोहदा की। और फिर ये बात तो कल ही ये तस्वीर जो मैंने दिखाई थी पहले एक दफ़ा फिर दिखा देते हैं आपको। ये तस्वीर एक बहुत बड़ी कहानी जो है वो बयान कर रही है। वो जो 31 उलमा कराम वज़ीर-ए-आज़म से मिले थे उस तस्वीर पे ये भारी है तस्वीर जो 3 बंदे खड़े हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। और मैंने ये कल अर्ज किया था कि ये जो मुआहदा करवाने वाले हैं वो तो इमरान खान, अब मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब इमरान खान को वो उनको कहले नापसंद करते हैं। वो कभी भी इमरान खान के कहने पे इस मामले को हल ना करवाते। इसको हल उन्होंने जो करवाने के लिए पहले भी उन्होंने कहा था कि इन्होंने कड्डो अजरे तुरे फिरदे ने संजीदा लोगों के मुश्तमिल एक कमेटी में शाह महमूद कुरैशी हों, अली मोहम्मद ख़ान हों, उन्होंने शायद उनका नाम भी लिया था, परवेज़ खट्टक का भी। तो अब भी वो कहते हैं कि ये वो वाला मुआहदा नहीं है कि जनाब सुबह 10 बजे मुआहदा करके वो भेजे था वापस करना और 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जनाब ये तो कोई असी नहीं मानते इस मुआहदे को। वो कहते हैं इस दफ़ा पक्का मुआहदा हुआ है। पक्का मुआहदे का मतलब यही है कि जिन्होंने बुलाया था और मुलाकात की थी उलमा कराम से, मुनीवर रहमान साहब से और बशीर फ़ारूक कादरी साहब से, तो वो फिर ज़ाहिर है वो पीछे होंगे तो फिर कैसे। लेकिन ये एक अच्छी बात है जो ये पता चली है कि मुआहदे के नुकात एकदम सामने नहीं लेकर आए कि बाद में फिर उसमें वो कुछ प्रॉब्लम्स वो कहते हैं कि उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। वो सड़क खुल जाएगी और शायद में भी कुछ इतलात ऐसी हैं कि जब वो हुकूमत जो आधे इक़दामात जब कर लेगी 50%, तो फिर वो मुकम्मल धरना वहाँ से ख़त्म किया जाएगा। 100% जो धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। और ये देखें जनाब सड़कें लोगों के लिए कब सहूलत खुलती है और कब सुख का सांस लेते हैं लोग। हुकूमत की नाअहली से एक नॉन इशू जो है उसको इशू बनाया गया और फिर मुँह की खानी पड़ी और फिर बड़कें जो मारी गई वो बाद में वो क्या कहें आपको कि दुम दबा के भाग गए या जो भी कहना है कह लें उसमें। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।